मेरे भारतवर्ष के दोस्तों, भाइयों, बहनों, सभी को मेरा विजय के तिवारी का नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग और सलाम। अभी तक आपने जितने वीडियो देखे हैं, सारे वीडियो में राजनीतिक वीडियो आते हैं या स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो आते हैं, जिसमें किडनी है, प्रोस्टेट है, हार्ट के रोग है। लेकिन जितने भी अभी तक वीडियो आए हैं, उसमें किसी ने भी प्रॉपर्टी का मतलब सही नहीं बताया। प्रॉपर्टी क्या होती है? सारी दुनिया में जितनी जमीन है वो सब प्रॉपर्टी है, और जिस व्यक्ति ने जितनी जमीन पर अधिकार कर लिया वो राजा बन गया और वो उसकी प्रॉपर्टी हो गई। आज भी जो झगड़े हो रहे हैं वो सब प्रॉपर्टी पे हो रहे हैं। आपको केवल ये बताते हैं कि आप मजहब से लड़ रहे हैं, जैसे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, ये कुछ नहीं है, सब प्रॉपर्टी का खेल। भाई भाई में प्रॉपर्टी का झगड़ा होता है, औरत मर्द में होता है प्रॉपर्टी का झगड़ा, संतान संतान में होता है आपस में प्रॉपर्टी का झगड़ा। तो प्रॉपर्टी है क्या साहब? तो प्रॉपर्टी तो आपकी जमीन है। तो जमीन के दो पक्ष होते हैं, एक तो भौतिक होता है और दूसरा आध्यात्मिक। भौतिक पक्ष क्या होता है कि आपकी जो जमीन ब्रह्मांड में जब चक्कर लगाती है आपकी पृथ्वी, तो जो भी सूर्य के समक्ष आसपास लगा करके चक्कर जब घूमती है ब्रह्मांड में, तो उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वही पृथ्वी होती है। और पृथ्वी में ही आपके सारे रत्न के भंडार हैं, पानी है, लोहा है, हीरा है, मोती है, आपके जितने भी पेट्रोल है, मतलब यानी हर चीज पृथ्वी के अंदर है, जमीन के अंदर है। अब आप किस लिए लड़ते हैं? क्योंकि उस पर आपका अधिकार हो जाए। अब आप ये देखिए कि प्रॉपर्टी के लिए जो युद्ध हो रहे हैं आजकल, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। इजराइल को छोटी सी प्रॉपर्टी उसने वहाँ खरीदी, फिलिस्तीन। लोगों ने उस पर इतराज किया, अरब देशों ने, कि नहीं, हमारा तो धर्म ये है और तुम यहूदी लोग कैसे यहाँ पर रह रहे हो? धर्म का आधार बना करके उनसे वो प्रॉपर्टी छीनना चाहते हैं। तो जो प्रॉपर्टी आपकी होती है वही सब कुछ है। अब इसको कैसे मैनेज किया जाता है? जिस आदमी में शक्ति होती है उसने अधिकार कर लिया। बाबर आया, उसने अधिकार कर लिया, अंग्रेज आए, उन्होंने अधिकार कर लिया। तो आज हम अंग्रेजों ने जो हमारे भारतवर्ष में अधिकार किया है उस पर हम बात करेंगे। तो वो क्या है कि 1899 के पहले भारत जो था, 1857 के गदर के बाद ये ब्रिटिश हुकूमत में आ गया, और ब्रिटिश का जो ताज था वो सारे भारतवर्ष की जमीन का मालिक बन गया। अब यहाँ जब आप कोई भी जमीन, सरकार ने 1899 के बाद किसी को भी जमीन उपयोग के लिए दी, वो किसको देगी जमीन? जिसकी रजिस्टर्ड लिमिटेड कंपनी, बस। उसके सिवा सरकार किसी को जमीन नहीं देती। सरकार लिमिटेड कंपनियों को जमीन देती है 99 वर्ष के लीज पर, और आजकल तो खैर सरकार ने 30 वर्ष कर, लेकिन वो स्थायी लीज होती है, वो कभी छिनती नहीं है, वो चली जाती है। और वो लीज अंग्रेजों ने जो कानून बनाया है, कन्वेंसिंग लॉ, उसके तहत उस पर अधिकार तो राजा का रहता है, क्राउन का रहता है, और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, टाटा स्टील एंड कंपनी सन 1840 या 50 में कभी भी स्टार्ट हुई,
या बेनेट कोलमैन कंपनी जो थी, जो टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार निकालती है, वो भी लगभग 1840 या 50 में शुरू हुई और सबको 99 साल के लिए थी, लेकिन वो अभी भी चल रही है। लेकिन जब लीज दिया जाता है तो लीज के लिए ये स्टाम्प पेपर लिखा जाता है। तो स्टाम्प पेपर का मतलब क्या होता है, इसमें लिखा रहता है नॉन जुडिशियल स्टाम्प। नॉन जुडिशियल स्टाम्प का मतलब होता है, स्टाम्प का मतलब शासक होता है, रूलर होता है, उसके ऊपर आप मुकदमा नहीं चला सकते क्योंकि वो मालिक है। और आज प्रजातांत्रिक युग में गवर्नर या प्रेसिडेंट, उनको वो मालिक हो जाते हैं, लेकिन वो जनता के चुने हुए रहते हैं, इसलिए उनके ऊपर भी मुकदमा नहीं चलाया जाता। तो जब वो जमीन आपको किसी भी संस्था को, जो मकान बनाने वाली संस्था है या जो सरकार ने खेती के लिए जमीन के लिए संस्थाएं दी है, लीज पर देती है सरकार किसी को, आप और हम जाएं कि साहब हमको 5000 स्क्वायर फीट मकान बनाने को जगह दे दो, कलेक्टर नहीं देगा। वो कहेगा कि आप जाइए हाउसिंग बोर्ड के पास या डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास जाइए, वो आपको ज़मीन दे देगा मकान बनाने के लिए या दुकान बनाने के लिए, या म्यूनिसिपल के पास जाइए, वो आपको दुकान बनाने के लिए जगह दे देगा और उस ज़मीन के आप पूरे पैसे दीजिए और पूरे पैसे देने के बाद उसके ऊपर स्टाम्प ड्यूटी लगी। स्टाम्प ड्यूटी का मतलब ये हो गया कि वो पूरी तरह से आपकी अधिकृत हो गई, आपको ट्रांसफ़र हो गई। अब आप उसको अपनी संतानों को दे सकते हैं उस ज़मीन को, और वो संतान दूसरे को दे सकती। इस तरह से ये ट्रांसफ़र होती है ज़मीन। इस तरह से बेची नहीं जाती जैसे आपने किसी कार को बेच दिया तो वो लेके चला गया, या कंज्यूमर गुड्स को बेच दिया तो वो लेके चला गया, खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता। तो जो प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी पर आपको मालिकाना हक मिल जाता है और उसके साथ स्टाम्प ड्यूटी ये लगाई जाती है। अब जब आपने स्टाम्प ड्यूटी लगा दी तो उस पर लिखा क्या रहता है, नॉन जुडिशियल स्टाम्प। नॉन जुडिशियल स्टाम्प का मतलब होता है कि अदालत में इस स्टाम्प के ऊपर, इस राजा के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। तो अगर आपके पास आपकी मकान या आपकी ज़मीन या आपकी दुकान जो बनी है, उसको आपने पूरे पैसे दिए उस समय के हिसाब से, यानी जो रेट चल रहा है ज़मीन का, उस हिसाब से आपने पैसे दिए और उस हिसाब से सरकार ने कहा कि भाई इसमें इतनी रजिस्ट्री के आप हमको ड्यूटी दीजिए। ड्यूटी मतलब यानी सरकार को आपने अर्ज चढ़ा दिया कि आपकी मालिक जी हमने आपको, अब इसके ऊपर कोई अदालती कार्रवाई नहीं। लेकिन लोग इस बात को समझते हैं। हमने तो ये देखा है कि मध्य प्रदेश में, जहाँ की हम रहने वाले, वहाँ हाउसिंग बोर्ड जो कि सरकारी संस्थान है, वो उसने लोगों को प्लाट दिए, लोगों को मकान बेचे। तो जब उसकी रजिस्ट्री हुई तो वो ऑटोमेटिकली उसको मालिकाना हक उसको मिल गया, वो फ्री होल्ड कहलाने लगा। लेकिन क्या है कि लोग इस बात को समझते नहीं हैं कि जब आपका फ्री होल्ड ट्रांसफ़र हो गई ज़मीन, जिसको हिंदी में कहते हैं अंतरण, अंतरण हो गया मतलब आप उसके मालिक हो गए। मालिक हो गए मतलब आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, बच्चे दूसरों को भी दे सकते हैं, आप किसी आदमी को उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी बेच सकते हैं। तो जो आदमी खरीदेगा उसको भी स्टाम्प लगाना पड़ेगा। आप अगर मान लीजिए आपने, आपके पास बहुत ज़मीन है, उस ज़मीन को किसी मंदिर, किसी मस्जिद, किसी गुरुद्वारे को दे दी कि भाई ये ज़मीन हमने इसको दान कर दी, वो दान नहीं कहलाता है, वो सरेंडर कहलाता है, क्योंकि ज़मीन का असली मालिक तो सरकार। आपको तो चूँकि आप नागरिक हैं और संविधान की धारा 19 के हिसाब से आपको उसको ट्रांसफ़र करने का अधिकार दिया जाता, बस सिर्फ। बाकी का आप उसको ये नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल हमने खरीद ली है। अगर इस तरह से लोग ज़मीन खरीदने लगे तो राज ही ख़त्म हो जाएगा।
हम मालिक हो गए उसको, ऐसा नहीं होता है। इसलिए इसको ट्रांसफर शब्द कहते हैं अंग्रेजी में कि, और हिंदी में कहते हैं अंतरण। तो जो अंतरण हो गया तो मतलब आप उसके मालिक हो गए। अब होता क्या है कि जब जमीनें जो हैं किसी ने दान कर दी किसी मंदिर को, अब मंदिर को जो जमीनें होती हैं वो जमीनें जो हैं सरकार मुफ्त में देती है। मंदिर को, मस्जिद को, गुरुद्वारे को और मिशनरीज को जितनी रहती हैं उनको भी दान में देती है, और उसमें नॉमिनल 1 रुपये का स्टाम्प लगा करके, और उस पर अधिकार किसका रहता है? कलेक्टर यानी सरकार का ही रहता है उस जमीन के ऊपर, और किसी का नहीं रहता। और जब आपने पूरी जमीन दे दी तो वो सरकार की हो गई, उस पर कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं रहती क्योंकि तो सरकार खुद ही स्टाम्प है। अब क्या होता है कि अगर किसी मंदिर के पास जितनी जमीन सरकार ने आधा एकड़ 1 एकड़ दी और ज़्यादा हो गई तो सरकार उसके ऊपर कोई भी बिल्डिंग बना सकती है, किसी को ट्रांसफ़र कर सकती है, उसका अधिकार होता है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, केशवानंद भारती जो केरल में मंदिर था उसके आसपास 400 एकड़ ज़मीन थी। तो वहाँ के किसी राजा ने उनको कहा कि भाई ये लोग 400 एकड़ ज़मीन हम इस मंदिर को देते हैं। जब नई सरकार आई तो उसने कहा कि भाई ये 400 एकड़ ज़मीन मंदिर को थोड़ी दे सकते हैं। तो सरकार ने उसको छीना, तो वो चले गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने कहा सरकार ठीक है, वो चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में 15 लोगों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनी और उन्होंने उसके पक्ष में दे दिया कि भाई ये तो धार्मिक कार्य है। लेकिन नहीं, बाद में फिर उन्होंने समझा और वो सारी 400 एकड़ ज़मीन सरकार ने ले ली और वहाँ सरकारी भवन बन गए। तो ये होता है, वो सरेंडर होता है, लोग इसको समझते। उसी तरह अब मैं एक दूसरा एग्जाम्पल, 1900 सदी में एक कंपनी बनी, किसी मुस्लिम व्यक्ति ने एक जहाज कंपनी बनाई और उसने कहा भाई डॉक यार्ड के लिए हमें 1 एकड़ से ज़्यादा 1.5 एकड़ ज़मीन वहाँ की गवर्नर को कह दिया, बम्बई के गवर्नर को हमें दे दीजिए। उन्होंने 1.5 एकड़ ज़मीन दे दी। अब 1.5 एकड़ ज़मीन जब उनको दी तो वो लीज पर देते हैं, ज़मीन लीज पर देते हैं। कोई आपको मालिकाना हक नहीं देता, कोई भी कंपनी को, कोई भी कंपनी लिमिटेड कंपनी है उसको सबको लीज पर ही देती है। किसी को ऐसा नहीं देती आप और हमको कि भाई आप हम जाएं, हमको इतनी ज़मीन नहीं देती। तो लीज पर जो ज़मीन दी उन्होंने वो चला आया। अब 1899 में जब स्टाम्प ड्यूटी एक्ट बना तो उनको चाहिए था, उनके वारिसों को, कि उसके ऊपर स्टाम्प ड्यूटी दे करके अपने नाम पर करवा लेते, लेकिन उन्होंने नहीं कराई। अब वो चलती रही ज़मीन। तो करीम भाई, इब्राहिम भाई ने उनका नाम था उनके पोतों का, उन्होंने क्या किया कि ये ज़मीन बेकार है, इसको यतीम खाने के लिए हम किसको दे दें, आपके बोर्ड को दे दें, जो आपका वक्फ बोर्ड कहलाता है उसको दे देते हैं कि भाई इसके ऊपर यतीम खाना बने। लेकिन चूँकि उन्होंने स्टाम्प नहीं लगवाया था तो वो ज़मीन तो उनकी हुई नहीं, वो तो सरकारी हो गई। तो वहाँ की म्यूनिसिपल जो थी बॉम्बे की, उस म्यूनिसिपल ने उसको ज़मीन को अंबानी को दे दिया, मुकेश अंबानी को महल बनाने के लिए, और उनसे पैसे ले लिए 21 करोड़ 22 करोड़ जो भी लिया, और उसमें स्टाम्प ड्यूटी लगी और वो उनकी हो गई। लेकिन लोग ये नहीं समझते कि जो बोर्ड होता वक्फ बोर्ड, वो केवल व्यवस्था करता है, वो ना तो कोई किसी से ज़मीन खरीद सकता है, न ज़मीन ट्रांसफ़र कर सकता, बेच सकता। ठीक उसी तरह हमारे यहाँ जितने मंदिर हैं, जैसे शिरडी बाबा का मंदिर है, तिरुपति मंदिर है, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मंदिर, वहाँ सब लंगर चलते हैं, लोग पैसा देते हैं, ज़मीन देते हैं, लेकिन वहाँ पर लोग व्यवस्था करते हैं, उसको बेच नहीं सकते, उसको खा नहीं सकते, और इस तरह से वो अलॉटेड होती है, यानी वो ज़मीन सरकार की ही रहती है, उनकी नहीं रहती। अब मैं आता हूँ आपको दूसरी बात बताने। देखिए, चैनलों में जो टीवी चैनल ये बताते हैं कि साहब सबसे ज़्यादा ज़मीन किसके पास है, सेना के पास, आर्मी के पास।
और उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन किसके पास है? रेलवे के पास। और सबसे ज़्यादा मालिकाना हक किसके पास है? वक्फ बोर्ड के पास। लोग भ्रमित हो जाते हैं। नो, ना तो वो ज़मीन आर्मी की है, ना वो ज़मीन रेलवे की है, ना वो ज़मीन वक्फ की है। वो सब सरकारी ज़मीन है, वो अलॉटमेंट होता है, उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। वो सब सरकार की रहती है। सरकार बनाती है सैनिक बोर्ड, रेलवे बोर्ड, वक्फ बोर्ड, वो उसकी व्यवस्था करते हैं। तो लोगों में अभी भी सुप्रीम कोर्ट में यही झगड़ा चल रहा था कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन है साहब ये। अरे वक्फ बोर्ड की तो ज़मीन ही नहीं, वो तो सब सरकारी ज़मीन। तो उन्होंने कहा कि 1995 में सरकार ने एक्ट बनाया, लेकिन वो एक्ट असंवैधानिक था। क्यों था? क्योंकि ऑलरेडी 1899 का जो स्टाम्प ड्यूटी एक्ट बन गया, उसके खिलाफ ये बना था। तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा, ये लोगों को पता ही नहीं। अब ये इसी पर अभी भी झगड़ा चल रहा है। तो इन्होंने क्या किया, वक्फ बोर्ड वालों ने, कि उस पर अपना अधिकार कर लिया, उसको बेच दिया, किराए पे दे दिया, उसको खा दिया। तो ये चीज़ नहीं हो सकती। सारी ज़मीन सरकार की रहती है, जितनी भी। सिर्फ नागरिक जो है यहाँ का, उसको अधिकार देते हैं कि आप इसके ऊपर अपना मकान बना सकते हैं, आप इसमें आधिकारिक रूप से रह सकते हैं, आप इसको ट्रांसफ़र यानी बेच सकते हैं, आप अपने वारिसों को दे सकते हैं, बस। और अगर आपने अपनी ज़मीन को किसी मंदिर, मस्जिद, किसी को भी दी, तो वो ज़मीन सरकार की हो जाती है। और सरकार, आप ये देखिए कि सारी ज़मीनों पर, सारी प्रॉपर्टी पर सरकार का ही अधिकार रहता है। तो ये तो हुआ आपका भौतिक पक्ष। अब आध्यात्मिक पक्ष की मैं बात करता हूँ। तो हमारे वेद पुराणों ने ये कह दिया, धरती माता, मतलब धरती जो माता से ही हम लोग उपजते हैं। जानवर हो, आदमी हो, जानवर हो, कीड़े हो, मकोड़े, सब माता से ही उपजते हैं। तो धरती से ही हम सब उपजते हैं। अब देखिए होम्योसेपन, जो कि जब पृथ्वी बनी थी, तो होम्योसेपन के लैटिन शब्द है कि आदमी में बुद्धि कैसे आई, आदमी बुद्धिमान बना, और बाद में उसका विकास होता गया, इवोल्यूशनरी। और फिर उसमें उसने जो उस धरती को पूछते पूछते उसने मंदिर बनाए, आपकी मूर्ति की स्थापना की। तो मूर्ति क्या है? वो भी पत्थर है। पत्थर मतलब सर पृथ्वी है, तो हम पृथ्वी की पूजा कर रहे हैं। अच्छा, अब रहा आपका मनुष्य का, तो हम लोग भी क्या है? प्रॉपर्टी है। हम किसकी प्रॉपर्टी है? सरकार की। सरकार, हम जो काम करते हैं, ज़्यादा पैसा होता है तो उसके ऊपर टैक्स लगाती है, इनकम टैक्स लगाती है। जो भी हम बिक्री करते हैं, इनकम टैक्स लगाती है। तो हम भी एक तरह से सरकार की प्रॉपर्टी। सरकार हमसे कहेगी कि आप सेना में भर्ती हो, 21 या 20 साल के हो, जिसको कंस्क्रिप्शन कहते हैं इंग्लिश में, तो आपको जाना पड़ता लड़ने के लिए। तो हम भी क्या है? सरकार के प्रॉपर्टी है, और हर चीज़ का हम टैक्स देते हैं। हमारे सरकार उस टैक्स से हॉस्पिटल खुलवाती है, शिक्षा संस्थान खुलवाती है, और भी बहुत से अच्छे काम सरकार हमारे लिए करती है। इसलिए सरकार हमसे टैक्स लेती है, तो हम भी सरकार की प्रॉपर्टी है। तो साहब, ये प्रॉपर्टी का मतलब ये है। और हर व्यक्ति के पास उसका मकान, दुकान, खेत, खलिहान, जो भी ट्रांसफ़र हुआ है, लीज से ट्रांसफ़र होता है। यानी आपकी जो संस्थाएं हैं सरकारी, जो योजनाएं चल रही हैं ग्रामीणों में, उनसे जब किसान ज़मीन खरीदता है, जिसको कहते हैं खरीदना मतलब ट्रांसफ़र करवाता है, और वो जो दाम सरकार निश्चित करती है उस पर स्टाम्प लगाता है, तो वो खेत उसका हो जाता है। उसी तरह शहरों में नजूल भूमि, जिसको अर्बन भूमि कहते हैं, उसमें अगर आप लोग अपना मकान, दुकान म्यूनिसिपल से लेते हैं, तो म्यूनिसिपल से आप पूरा पैसा देते हैं दुकान का, तो म्यूनिसिपल को चाहिए कि उस पैसे के ऊपर स्टाम्प ड्यूटी करें और आपको उसका पूरा चार्ज। ये ना हाउसिंग बोर्ड ने आज तक समझा भोपाल के,
मध्य प्रदेश के, और ना आपका जो आपका डेवलपमेंट अथॉरिटी है भोपाल की उसने सब। तो यहाँ तो इस मामले में मैंने खुद चीफ सेक्रेटरी को लिखा कि इस मामले को हाउसिंग बोर्ड को, जिसका कानून आपने बनाया उसके नियम आज तक बने नहीं हैं, और बगैर नियम के हाउसिंग बोर्ड किस तरह से लोगों के साथ लीज ले रहा है, उसी तरह म्यूनिसिपल ले रहा है, इस चीज़ को आप कीजिए, इसकी जांच कराइए। लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश में तो हो ही नहीं रहा। तो मेरा ये शॉर्ट में, ये तो बहुत लंबा सब्जेक्ट है जिसको मैं बताऊंगा बाद में और दूसरे वीडियो में। तो इस पर मैं अभी आपको प्रॉपर्टी के मामले में बता रहा हूँ। तो पहला तो मैंने आपको बताया इसका भौतिक पक्ष, दूसरा बताया आध्यात्मिक पक्ष। तो आध्यात्मिक पक्ष जो है, आप लोग सब मानते हैं कि हम लोग भारत धरती माता की पूजा करते हैं, चाहे वो मूर्ति के रूप में करें, पहाड़ के रूप में करें, या प्रतीक जैसे शंकर भगवान है, राम है, कृष्ण है, ये सब प्रतीक हैं। हम लोग सब धरती से ही पैदा हुए, तो हम इनको आदर्श मान के इनकी पूजा करते हैं। तो ये, हाँ, धरती जो है यही प्रॉपर्टी है, यही असली प्रॉपर्टी है जिससे सारी चीजें उत्पन्न हुई। तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। कहाँ से आप देख रहे हैं वो स्थान का नाम लिखिए, उस समय का नाम लिखिए, और आपको अगर कोई इस संबंध में कंसल्ट करना है तो मेरा मोबाइल नंबर है 7879436580। इस पर मुझे कंसल्ट कर सकते हैं बगैर कोई फीस दिए। तो मैं आपके समक्ष आज ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। धन्यवाद। ठीक है, बढ़िया मैम। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़